नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात से गुजर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका आभास है। यही कारण है कि वो बार बार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही हैं। इकोनॉमी को सुधारने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का भी ऐलान कर दिया। हालांकि आर्थिक स्थिति इतनी जल्दी संभल जाएगी ऐसा दिखाई नहीं देता। कोरोना लॉकडाउन के कारण तमाम सेक्टर का कामकाज तबाह हो गया। एमएसएमई सेक्टर सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, तो किसान, रेहड़ी और पटरी वाले भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। देश में कोरोना महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय इकोनॉमी सुस्ती की मार झेल रही है। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव बढ़ा है। मोदी सरकार पर फिलहाल अर्थव्यवस्था को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसका आह्वान भी करते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के एनुअल प्लेनरी सेक्शन में इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, पर हर देशवासी अब इस आपदा को अवसर में बदलने की इच्छा शक्ति के साथ ही काम करे, तब इससे निपटा जा सकता है। पीएम मोदी ने देशवासियों और उद्योग जगत से अपील की है कि जिस क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुआ है वहां आत्मनिर्भर बनने का यही एक मौका है। वैसे आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर भी आई है। दो वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का कहना है कि वित्त वर्ष 2021 से 20 में तो जो हालात रहे सो रहे, लेकिन 2021 से 22 में भारत की विकास दर 8.5 से 9% तक रह सकते हैं। ऐसे में दोनों एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि कोरोना संकट से निकलकर भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से गति करती हुई दिखाई देगी। ऐसे में मौजूदा वर्ष के लिए फिच के अनुमान के अनुसार वृद्धि दर में 5% तक की कमी आ सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता में हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री ने बंगाली भाषा में बोलकर शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, अब वक्त आ गया है जब हमें विचार करना होगा कि चीजें हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना आपदा को हमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना है। ये टर्निंग पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत। कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना काल से संघर्ष करते हुए आज आपने इस एजीएम में पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पीएम ने कहा कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया, अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ साथ कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। ऐसे में हमारी एकजुटता और इच्छा शक्ति एक देश के रूप में बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की एक ही दवाई है, वो है मजबूती। संकट के समय भारत का संकल्प हमेशा मजबूत रहा है। मुश्किल समय ने हर बार भारत के डिटर्मिनेशन को अधिक स्ट्रेंथन किया है। एक नेशन के रूप में देशवासियों के रिजॉल्व को ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना आपदा ने अवसर भी प्रदान किया है। ये समय अवसर को पहचानने, खुद को आजमाने और नई बुलंदियों की ओर जाने का है। ये अगर सबसे बड़ा संकट है तो हमें इससे सबसे बड़ी सीख लेते हुए इसका पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश के हर व्यक्ति के मन में काश का भाव है। हर भारतीय सोच रहा है कि काश हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते। ऐसे न जाने कितने सारे काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं।
कोरोना आपदा ने हमें इस काश को धरातल पर उतारने का एक अवसर दिया है जिसे हमें गंवाना नहीं है। काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते, काश हम सोलर पैनल्स, बैटरीज और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। जी हाँ, तो भारत की अर्थव्यवस्था वाकई मुश्किल हालात से गुजर रही है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त दो जो एजेंसियां हैं उन्होंने यह अनुमान जताया है कि 2021 से 22 में भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से तेजी पकड़ेगी। ऐसे में इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था का फिलहाल किस तरह के हालात हैं और किस तरह से अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है और क्या यह अनुमान सटीक साबित हो सकता है, जिसका अनुमान लगातार जो दो एजेंसियों ने जताया है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं, एमएसएमई एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह हैं, अर्थशास्त्री है। रवि जी बहुत स्वागत है आपका भी। अजय प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा मुकेश जी आपसे है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और ऐसे में जब रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तभी पूरा शरीर मजबूत होगा। लेकिन सवाल सर इस बात को लेकर है कि जो एजेंसियां, दो एजेंसियों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, दो एजेंसियों ने जो एक अनुमान जताया है कि 2021 से 22 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.5% से 9% तक रह सकती है। सर कितना आपको लग रहा है कि ये सटीक साबित हो सकता है? कि अभी कोई एजेंसी अगर ये कह दे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो निगेटिव में चली जाएगी या डाउन हो जाएगी, हम सब बस उसके मानने के लिए तैयार हो जाएंगे एकदम से और हम कहेंगे कि साहब हम तो बिल्कुल एक बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए। अब ये जो बहुत रिनोन्ड एजेंसीज हैं, ग्लोबल एजेंसीज हैं, जब इन्होंने कहा है कि भारत की व्यवस्था एक मजबूत स्थिति में आने वाली है अगले साल में, तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको ये क्यों। इन्होंने कोई ऐसे तो सिक्का उछाल के तो बोला नहीं है, उन्होंने पूरी स्टडी करी है, पूरी उन्होंने एनालिसिस किया है और ये क्योंकि जो समस्या है ये ग्लोबल समस्या है इस समय। यानी ग्लोबल में उन्होंने देखा होगा कि जो और देश हैं वहां पर समस्याएं ज्यादा है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो भारत में ज्यादा है। भारत में क्या है, देखिए चीप लेबर यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमारी जो अगर वर्ल्ड की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वो निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अगर यूएस चाइना वार ट्रेड वार उधर चल रहा है तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज यहाँ आ सकती हैं, प्लस यहाँ पर डिमांड के लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है, मैं समझता हूँ कि ऐसी समस्याएं जैसी अभी आई है ये थोड़ी बड़ी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के सामने पहले कोई समस्या नहीं आई अर्थव्यवस्था के स्तर पर, पहले भी समस्या आई है लेकिन हम सब उनको भूल जाते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे सामने इस समय जो चुनौतियां हैं ये एक अवसर में जरूर पैदा हो जाएंगी और हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, हमें पूरा उन पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि हम देखिए इंडिविजुअल बेसिस पर हम उतने ज्ञानी नहीं हो सकते जितना एनालिसिस और जितना डिटेल ये इन्होंने किया होगा। ये जो एजेंसीज है इन्होंने पूरे विश्व के स्तर पर और विश्व के स्तर पर उन्होंने उनको कोई भारत से कोई विशेष किसी वजह से तो उन्होंने कर नहीं दिया, ये तो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बताया है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक इतना पॉजिटिव एक जो न्यूज आई है इससे हमें पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये जो चुनौती है इनसे हम अवसर में इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं पूरा मतलब अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं शायद पूरी तरह से इनके साथ हूँ, पूरा पॉजिटिव हूँ
अभी कुछ समय मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन ये जो समस्या है पूरे विश्व ठीक के है, सामने पॉजिटिविटी है। की, और भारत ठीक है का- सर, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है कि सोच के साथ तो आप आगे बढ़ सकते हैं, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, लेकिन चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो फिलहाल मुंह बाहें खड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पर कहा है कि इतनी ग्रोथ हो सकती है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक नंबर है। और इस ऑप्टिमिस्टिक नंबर को मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव सिर्फ सोच में है, बुक में रहेगा, प्रैक्टिकलिटी पे 0। क्योंकि हम कोई अनोखा देश नहीं है। और मुकेश जी ने एकदम सही कहा कि देखिए, इस समय चाइना, यूएस, यूरोप, ब्रिटेन, इन सभी अगर पूरी कंट्रीज को यहाँ पर कंपैरिजन करें, चाहे जापान है या जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, वहां पर सबके आत्मनिर्भर नहीं है। ज्यादातर वो कंट्रीज आत्मनिर्भर हैं, हम उन पे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय जीडीपी की ग्रोथ का जो नंबर है वो एक हास्यप्रद नंबर है। और इसलिए मैं हास्यप्रद कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यूएस का जो डेटा आया है उसमें ये कहा गया है कि आने वाले 2 साल में शायद जीडीपी अब निगेटिव में ही रहेगी, पॉजिटिव में भी नहीं आ पाएगी। और उनके अनएम्प्लॉयमेंट नंबर उसको शो कर रहे हैं। और भारत यहाँ पर ऐसा कुछ कर लेगा, इसके लिए तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है। ठीक है, सुनने में अच्छा है, पॉजिटिव है, उसको लेकर के हम सुन लें, भूल जाएं, यही ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकलिटी में फिलहाल अभी सरकार के पास आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आत्मनिर्भरता इससे पहले भी देखी जा चुकी है। दूसरी तरफ है, अगर आप किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट जैसा बिहेव करता है, इकोनॉमी वैसी, लगभग उसकी परफॉर्मेंस वैसी होती है और उसी से जज किया जाता है। अब इस समय इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, जिसे हम निफ्टी या सेंसेक्स से रिलेट करें, इंडेक्स से, तो वो अब तक जिस दिन से अभी 2 दिनों के अंदर ही उसमें करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ये क्यों गिरावट है? क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है या आगे इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस नहीं है, रिजल्ट उसके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई और नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ वही है जो कंपनी शेयर में लिस्टेड है। और जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहेगा, जिस तरीके से उनकी ग्रोथ होगी, उससे आपको पता चलेगा। अभी तो फिलहाल हालात पूरे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर सिर्फ हम भारत ये सोचे कि बाहर से बहुत बड़ा फंड आने वाला है, उसकी वजह से हम ग्रोथ कर जाएंगे, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी बात इसके चलिए, चैलेंज तो बहुत सारे हैं। अजय प्रकाश का रुख करते हैं। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर रवि सिंह कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि ठीक है, आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सोच में और वो हकीकत में तब्दील होने में बहुत अंतर होता है। और ऐसे में अभी भारत के सामने वाकई बहुत सारी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच के साथ तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने? देखिए, चुनौतियां और सकारात्मक सोच दोनों अपने आप में बहुत ही आवश्यक है और दोनों को समझना पड़ेगा। हाँ, सकारात्मक सोच के बिना हम चुनौतियों को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रकार से अपनी चुनौतियों से लड़ नहीं सकते। तो हमको ये तो समझना ही पड़ेगा कि हमारी सकारात्मक सोच के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस मामले में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भारत 135 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ के ऊपर अगर हम सकारात्मक सोच को नहीं रखेंगे, सब लोग डीमोटिवेटेड रहेंगे, तो हमें इस चुनौती को लड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। सबसे बड़ी चुनौती जो अभी भारत के सामने है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद आज सिर्फ 12वां दिन है, और 12वां दिन शुरुआत में वो एक ऐसा समय है जबकि हमको जो है कोरोना के अब केसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। आज अखबार की खबर थी कि सिर्फ 0.78% ही जो है हमारे यहाँ अभी केसेस हैं। लेकिन इसके मतलब ये भी है, इसी के साथ साथ बात ये भी आती है कि अभी ये तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है और चांसेस ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। हमको अपनी इकोनॉमी भी खोलनी पड़ेगी। हमको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि क्या बाहर जो दूसरे देश हैं उन्होंने अभी अपनी इकोनॉमी किस तरह से खोली है। तो भारत में और दूसरे देशों में एक ही परेशानी आ रही है, एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। वो ये आ रहा है, जो हमारा जनमानस है भारत का, वो ये नहीं समझ पा रहा है इस वक्त कि उसको किस तरीके से जो है अपने आप का सेल्फ कॉन्डक्ट करना है। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर शहर में निकलिए, कम से कम लखनऊ के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, आधे लोग ही मास्क लगाए हुए हैं।
मास्क में भी एक बड़ी अच्छी सी चीज दिखाई दे रही है जो मैं चाहूंगा कि गाड़ी चला रहे हैं लोग, ऐसा सवाल लगता ये है भी है पुलिस ना उन्हीं को कि पकड़ेगी। अगर फिच और S&P अगर अनुमान जता रही है कि 2021 से 22 के बीच में जो हमारी जीडीपी है वो बहुत बेहतर होगी, तो क्या ये माना जाए कि ऐसा हो सकता है, या फिर अनुमान अगर सर जताया जाता है तो पूरा एनालिसिस किया जाता है उसके बाद ही तो ये अनुमान जताया जाता है? तो वैसे कौन सा आधार है जिसके बिहाफ पर ये एजेंसियां इस बात को कह रही है कि आने वाले वक्त में भारत की जो जीडीपी है वो रफ्तार पकड़ेगी? मैं देखिए, जिस वक्त बात आती है इन एजेंसीज की रेटिंग की, तो जैसा आधी रवि जी कह रहे थे, तो इनमें खुद ही जो है विरोधाभास है। आप 2 दिन पहले कुछ कहते हैं, 2 दिन बाद कुछ और हो जाता है। हमारी समझ से ये रेटिंग एजेंसी जो भी अनुमान लगाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना स्व अनुमान लगाएं। हम खुद ये देखने की कोशिश करें कि हमें काम कैसे करना है। तो ये एजेंसीज आज हो सकता है इंटरनेशनल रेटिंग किसी और वजह से रखें, ये हो सकता है कि सिर्फ लिप सर्विस जो है पे कर रही हैं, उनकी अपनी कोई अपनी आवश्यकता है, शायद ट्रम्प साहब का इलेक्शन है इसलिए वो चाहती हैं हम भारत को अच्छा दिखा दें। मैं उनके ऊपर आंतरिक कारणों के ऊपर बिल्कुल भी इस वक्त चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ये एजेंसी जो कह रही हैं, वो अनुमान लगा रही हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन अभी भारत के सामने की चुनौती हमें खुद समझनी पड़ेगी। हम फिर इनकी रेटिंग की एजेंसी के ऊपर जाएं, इन एजेंसी की रेटिंग के ऊपर जाएं और फिर हम समझें कि ये क्या कह रहे हैं। तो हम अपना देखें कि हम अपनी आर्थिक सुदृढ़ता कैसे ला सकते हैं, हम अपनी खुद रेटिंग करें इसमें। कोविड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में S&P या दुनिया की कोई भी एजेंसी 6 महीने से ज्यादा नहीं जानती है कि इसके अंदर किस तरीके के जो है वो चेंजेस रहे, किस तरीके की चीजें रही है। और भारत अपने आप में बिल्कुल एक अलग केस है पूरी दुनिया के किसी भी देश से। चाइना का डेटा हम जानते नहीं है, और जितने लोग हमारे यहाँ हैं, जिस तरीके से ट्रीटमेंट हम लोगों का कर रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरह से नहीं कर रहे हैं, लोग अपने आप ही कर रहे हैं। तो हमको खुद एसेस करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम इन रेटिंग एजेंसीज के ऊपर नहीं जा सकते। आर्थिक स्थिति को हम समझ रहे हैं, हमारी यूनिट्स बंद रही हैं, हम अपनी यूनिट्स को अभी पूरी तरह से नहीं शुरू कर पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट समझ नहीं पा रहा है, हर रोज कभी वो 600 पॉइंट 800 पॉइंट गिरता है। पिछले एक 15 दिन में वो जो है वो 30,000 से 34,000 तक पहुंच गया, फिर 34,000 से 32,000 तक आ गया। तो उसमें भी स्थिरता नहीं है। हम अपने वाटर टेस्ट कर रहे हैं। जी ठीक है। प्रदीप गुप्ता जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अभी अजय प्रकाश जी की बातों से? देखिए नेहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय प्रकाश जी भी और हमारे रवि जी भी। पहले भी हमारी ये मूडी की रेटिंग आई थी और भी रेटिंग दी थी हमारी, और कहाँ तक धरातल पर रही है सब जानते हैं। देखिए, रेटिंग जो एजेंसी देती है इनके अपने काम है, अपने तरीके हैं, और कई बार पॉलिटिकल भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम आपके समक्ष सब बातें नहीं कह सकते, लेकिन हमें रेटिंग पे जाने का समय नहीं है। आज कोई भी एजेंसी जिस तरीके से ये कोरोना वायरस चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, किसी को अनुमान नहीं है कि आने वाले 2 साल के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। परंतु ये बहुत अच्छी बात है कि सकारात्मक सोच है इनकी। 8.5 की इन्होंने कहा है कि हमारी ग्रोथ हो जाएगी, और हो चुकी है पहले। ऐसा भी नहीं है, पहले देखिए सब जब हमारी आज से 9 साल पहले ग्रोथ रेट गिरी थी, जब 4.3 आई थी, वो स्थिति आज है। और उसके बाद में 2010-11 में 8.5 की हमारी ग्रोथ रेट आई थी। उसके बाद में फिर गिरनी शुरू हो गई थी। आप अगर आंकड़े देखोगे 2016 में जब नोटबंदी करी गई, तो नोटबंदी के बाद में 17-18 की हमारी रेटिंग जो है उसके बाद से गिरती चली गई। आप देखिए, नोटबंदी का डिसीजन बहुत अच्छा नहीं रहा सरकार का। मेरा मानना है कि रेटिंग के बिहाफ पे हम सारे डिसीजन नहीं ले सकते। हमारे को इससे बल मिला है हमारे देश को, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। नहीं, ये तो खैर एक अनुमान होता है कि आने वाले वक्त में जो एजेंसियां हैं वो क्या अनुमान, उनका अपना एक एनालिसिस होता है, अपने एक आधार होता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना प्रदीप जी कि 20 लाख करोड़ का एक अच्छा खासा पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया जाता है, जारी कर दिया जाता है। उससे छोटे मझोले उद्योग धंधे करने वालों को कितना लाभ हुआ है? क्या लगता है कि वाकई लाभ हुआ है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आर्थिक पैकेज सरकार ने दिया। देखिए, शेयर मार्केट गिरी उसके हिसाब से, वैसे कि हमारे गुप्ता जी बैठे हुए हैं, कहीं कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसमें 18 लाख करोड़ तो केवल क्रेडिट के ऊपर किया गया, सारा लोन के ऊपर किया गया है, और वो भी 9% के आसपास का लोन पड़ेगा। 9% का लोन निकालना भी आजकल आसान नहीं है। सरकार ने जो हेल्प करी है, हमारे सरकार से डिमांड थी कि 1 साल तक बिना ब्याज के पैसा दो, कहीं छूट करो, जीएसटी में छूट करो, इनकम टैक्स से छूट करो। आम आदमी का पैसा आना चाहिए। अगर आपको बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को पैसा आना चाहिए, कम रेट का पैसा आना चाहिए, बिना ब्याज का पैसा आना चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी सरकार ने उस बारे में कुछ भी नहीं करा गया। देखिए, मैं सरकार को यहाँ पर हमें सरकार को चेताना पड़ेगा। आज इस महामारी के अंदर
हमारे उद्योग धंधे अगर नहीं पनप पाएंगे, हमारे मजदूर वापस चले गए गांव के अंदर, वो नहीं आ पाएंगे, हमारी इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिल पाएगा सही तरीके से, अब तो हम सारी एजेंसी हमारी फेल हो जाएंगी। हम केवल सोचते रहें अच्छा होगा, हमें उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हमें और कंट्री में आप देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि आज जो कुछ बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए लैंड बैंक हमारे पास नहीं है। आज राज्य सरकार पे लैंड बैंक है पर मैन्युफैक्चरर पे नहीं है, सबसे महंगी लैंड पड़ती है। हमें लैंड के क्षेत्र पे काम करना पड़ेगा। हर राज्य सरकार को हर मैन्युफैक्चरिंग वाले को लैंड देनी पड़ेगी। केवल हम स्लोगन दे दें मेक इन इंडिया का है, स्मार्ट सिटी बनाने का। उद्योग धंधे शुरू करने में सर दिक्कतें कहाँ आ रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ परेशानियां हो रही है, जिससे कि छोटे मझोले उद्योग है, रियल एस्टेट है, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं इसी बात पे प्रकाश डाल रहा हूँ। रियल एस्टेट को आपने चौपट कर दिया। देखिए आपने कुछ काम ऐसे करे हैं, हम या तारीफ पीट करके भाषण दे करके हम सरकार की हमें आंख खोलनी पड़ेगी। देखिए सरकार के हम यहाँ प्रशंसा, सरकार का नोटबंदी का डिसीजन रहा सबसे खराब डिसीजन रहा, और आज उसको कई लोगों ने, हमारे गवर्नर ने भी, हमारे जो समय जो आपने देखा होगा हमारी मतभेद रहा था, लेकिन सरकार के लोग ताली पीट कर रहे, मीडिया वाले चैनल वाले भी बहुत ताली पीट कर रहे। लेकिन नोटबंदी के चलिए मुकेश मोहन जी से सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें तो जब अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की बात आती है तो सबसे अहम हो जाता है एमएसएमई सेक्टर, और जिसकी परिभाषा भी अब सरकार ने बदलने की कोशिश की है, इसका दायरा बढ़ाया है। कहाँ सर दिक्कतें आ रही है, कहाँ परेशानियां आ रही है जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर नहीं आ पा रही है? हालांकि इसमें देखिए वक्त लगेगा, ये कोई जादू की छड़ी घुमाते ही चीजें ठीक नहीं हो जाती, लेकिन क्या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या? नहीं, देखिए ये कहना कि परेशानी नहीं है, परेशानी तो है। परेशानी एमएसएमई को भी है, परेशानी लार्ज कॉर्पोरेट को भी है, परेशानी सरकार को भी है, परेशानी आपको भी होंगी, आपके चैनल में भी लोगों का आना जाना प्रॉब्लम हो रहा होगा। परेशानी हर जगह है। देखिए जब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम एक डरे हुए हैं एक बीमारी से जो किसी की लाई हुई नहीं है, ये तो एक नेचुरल चीज है। तो वहां पर हमें अभी जो पूरा हमारा जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे बाजार अभी खुल नहीं रहे हैं, तो डिमांड की कमी है, तो सब परेशानी तो है। लेकिन अभी जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि भाई सरकार को ऐसे लोन इंटरेस्ट फ्री देना चाहिए, मैं शायद ऐसे समझता हूं कि हम डिमांड तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रदीप जी एक बहुत ही समझदार एक बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है वो किसी को ब्याज मुक्त कोई लोन दे दे या किसी को गिफ्ट के रूप में दे दे। सरकार अगर कर सकती है तो यही कर सकती है कि भाई लोन दे सकती है, पैसा लिक्विडिटी ला सकती है, लेकिन हमें ये उम्मीद करना सरकार से कि साहब आप हमें गिफ्ट दे दो, आप हमें जो लोन दो उस पर इंटरेस्ट चार्ज ना करो, उससे क्या होगा, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो पूरा चरमरा जाएगा। मेरे पास पिछले 3 दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं, ये नहीं कि खाली अच्छे के भी आ रहे हैं, थोड़े परेशानी के भी आ रहे हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं हमारे मेंबर्स के, वो ये कह रहे हैं कि साहब ऐसी बैंकिंग हमने कहीं देखी नहीं थी, मैसेज कर रहे हैं हमको कि भैया आओ आप ये 20% ले लो, बिना हमारे जाए हुए ऑनलाइन में हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जहां तक ये रियल एस्टेट वगैरह की बात है, देखिए वो ठीक है कि रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है और भी सभी सेक्टर में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सरकार किसी चीज को एक क्लीनिंग का एक मुद्दा उठा ले कि भाई हमें सबकी ये क्लीनिंग कर देनी है, बैंकों की क्लीनिंग करनी है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्लीनिंग करनी है, अल्टीमेटली जो मेन जो बायर है, जो छोटे लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको उससे फायदा होगा जो एक गिरफ्त में फंस गए थे। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि परेशानी है, लेकिन हमें सोच अपनी ठीक रखनी है, क्योंकि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो हम ये जो अभी जो लोन मिल रहे हैं, ये भी मैं ये कहूंगा, बल्कि एमएसएमई सेक्टर से मैं ये कहूंगा कि अगर उनको बहुत जरूरत है तभी प्लीज इस लोन को लें, क्योंकि ये लोन 3 साल का रिपेबल है ये, और ये रिपेमेंट करना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो कैश इनफ्लो है, अगर एक आदमी 5 करोड़ का लोन लेता है उसको 2 करोड़ रुपए साल रिपे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे। एक मिनट मुकेश जी की बात पे कहना चाहूंगा। जी मुकेश जी अभी कह रहे थे मैं फ्री पैसा बांटने की बात भी कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है, आप लूट मार मत करो। आप डीजल के रेट आपने इतने बढ़ा रखे हैं आज है, किसानों को आप ये देखिए, आपने जीएसटी में कोई रियायत नहीं करी, आपने आप इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं करी। अरे आप अगर फ्री पैसा नहीं देने जा रहे, आप 9% का पैसा देके कैसे व्यापार कर पाएगा आजकल आदमी? आप ब्याज रेट कम कर सकते हो, आप 5% का पैसा एफडी पे दे रहे हो, 5.5% का,
सरकार का कोई ऐसा बैंक होना चाहिए आज के टाइम में। आज महामारी चल रही है, देश गड्ढे में जा रहा है, रोजगार खत्म होता जा रहा है। आपको सोचना पड़ेगा। आप एक साल के लिए कुछ ना, आप किसानों का कर्जा माफ कर सकते हो, आप जो है मनरेगा में पैसा बांट सकते हो, आप हर जगह आप क्यों नहीं कर सकते? आप वोट के लिए तो सब कुछ कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्डर मर रहे हैं सारे। ठीक है डॉक्टर रवि सिंह, ये कितनी बड़ी समस्या है। अगर अर्थव्यवस्था को हमें पटरी पर लेके आना है तो ये प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये कितनी बड़ी समस्या है। सर लौटेंगे, सर समझ गए, सर लौटेंगे आपके पास। रवि सिंह देखिए प्रदीप जी, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय जो हालात है एमएसएमई इंडस्ट्री के, उसके वजह से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है। लेकिन मुकेश जी और की बातों से मैं थोड़ा बहुत एग्री हूँ, और प्रदीप जी जो कहना चाह रहे हैं उसको मैं बहुत सिंपल वे में कहना चाहता हूँ। देखिए इस समय चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, उनमें जो जॉब जाने का खतरा है वो है करीब 30% लोगों की जॉब जा रही है और 40% यहाँ पर सैलरी कट आ रहा है, और जिसकी वजह से आम आदमी लोन नहीं लेने जाएगा। ऐसे समय पे आदमी खर्च नहीं करना चाहेगा, और जब आदमी खर्च नहीं करना चाहेगा तो जीडीपी में जब तक कोई खर्च नहीं करेगा तब तक जीडीपी कभी भी चलती नहीं है। यानी कि जब तक लोग खर्च नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी ऊपर जाएगी नहीं। अब इस समय समस्या इस बात की है कि लोन आपने देने की बात कर दी है, लेकिन अब लोन आप देते हैं तो आपके सामने मेहुल चोकसी या फिर नीरव मोदी या फिर विजय माल्या जैसे केसेस होते हैं जो कॉर्पोरेट में इतने बड़े लोन लेके वापस भाग जाते हैं, तो उससे इकोनॉमी कहीं से भी ग्रो नहीं कर पाती और वो डेंट लग जाता है बैंकों को, और बाद में आप उसको डिकम्पोजिशन में लग जाते हैं कि किसी तरीके से बैंकों की हालत सुधारी जाए। जो अभी समस्या है वो यही है, और नंबर्स के हिसाब से अगर समझे तो इस समय इकोनॉमी में आपके पास बहुत ऑप्शन है। जैसा अभी मुकेश जी कह रहे हैं, मैं मुकेश जी आपको थोड़े बहुत एग्जांपल देना चाहूंगा। सरकार ने इस समय लगभग 200% से ज्यादा का टैक्स पेट्रोल पे वसूल रही है। 17 रुपए लीटर पेट्रोल आता है, डीजल आता है, कच्चा तेल आता है, और पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर निकालें तो 200% से ज्यादा यहाँ पर टैक्स ले रही है। तो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो आप इंडस्ट्री को जीएसटी कम कर सकते हैं, पार्ट्स में जीएसटी कम कर सकते हैं। ऑटो हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा जो है वो उद्योग है जिसकी वजह से इकोनॉमी सफर चलती है। तो किस तरीके के स्टेप सरकार को यहाँ पर लेने पड़ेंगे? ठीक है अजय प्रकाश जी, एक सवाल मेरा छोटा सा आपसे है, संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा कि लिक्विडिटी की बात अभी मुकेश जी कर रहे थे कि सरकार कोशिश कर रही है कि ये कदम उठाकर, और किया भी है कि लिक्विडिटी आए, बाजार में पैसा आए, जिससे कि जो सर्कुलर है एक बार फिर से घूमना शुरू हो। ये कितना जरूरी कदम था? में बहुत अहम कदम इसलिए है इस वक्त क्योंकि अभी जो हमारे पास 15 दिन पहले जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो आए हैं जनवरी से लेकर के और मार्च तक, और जनवरी से लेकर मार्च तक भी जो है हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमी जो है काफी कंट्रैक्ट हुई है, ग्रो नहीं कर पाई है। और कोरोना का असर जो है वो आप समझ लीजिए कि होली के बाद से, जबकि होली अपने आप में एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस वक्त बहुत सारी खरीदारी होती है तो लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए, सामान जो है उस वक्त ज्यादा खरीदारी होती है और पूरे का पूरा इकोनॉमी में बूस्ट होता है, तो उस वक्त बूस्ट होना चाहिए। 22 तारीख के करीब से हमारी इकोनॉमी में सारी चीजें जो है सप्रेस होना शुरू हुई है। इसके मतलब वो 90 दिनों में हमारे पास 8 या 9 दिन ऐसे थे जब जो है प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो वो हमारे पास अच्छे आने चाहिए थे आंकड़े। लेकिन तब भी जो है शायद हम थोड़ा सा रिसेशन की तरफ थे, या हम कह रहे थे कि भाई थोड़ा रिटार्ड हुआ है हमारा प्रोग्रेशन। और ये जो अभी हमारे पास इस वक्त इसके बाद का जो समय चला जिसके अंदर हमारे पास अप्रैल है, मई है और जून चल रहा है, तो ये सब भी इंडस्ट्री में किसी प्रकार की ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही। लिक्विडिटी की बात जहाँ के ऊपर ये कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट ये कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेजेस तो दे दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोन लेकर के अपनी इंडस्ट्री चलाइए। जब रेडी वाले के पास जाते हैं तो रेडी वाला क्या कहता है, मैं 10,000 रुपए ले करके, या अगर कोई हमारे यहाँ का नया जो है काम करने वाला है, क्या मैं उसे 10,000 रुपए दे करके अगर रेडी लगाना के लिए लगाता हूँ तो क्या उसको पता है कि वो कैसे को निकालेगा? ये मैं आपसे वो वार्ता बता रहा हूँ कि मेरे एक रेडी वाले से साफ साफ हुई। उसने कहा कि हम किसको खड़ा कर दें इस रेडी को। मतलब बिजनेस करने की जो टेक्निक है वो भी लोगों को पूरी तरह से नहीं आती। तो बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस करेगा जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल कर रहा है बिजनेस। ऐसे केस में जब हम उस बिजनेस की बात करें तो हमें सरकार को ये देखना पड़ेगा, खाली लिक्विडिटी ही नहीं देनी है, लेकिन लिक्विडिटी के साथ साथ हमको ये भी बताना है, कोई ऐसा तरीका शुरू करना है, कोई ऐसा मैकेनिज्म शुरू करना है जिससे कि हम बिजनेस शुरू कर सकें। लोगों को आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, काम हो सके पूरा। एक चीज इसमें परेशानी आ रही है, ये हम सबको मानना पड़ेगा कि इस वक्त जॉब काफी सारी जो है कम हो गई है, काफी सारी जॉब चली गई है, कुछ एग्जिस्टिंग जॉब्स में पैसा नहीं मिल पाया है लोगों को।
तो जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा उनके पास और नहीं आएगा उनके पास, तो वो खर्चेंगे कैसे? तो इसका एक ही तरीका है इससे जूझने का। जिन भी एक्टिविटीज को हम कर रहे हैं, हम ये न सोचें कि हम उनको जो है वो पूरे के पूरे उसी स्केल पे करें जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन हम सारे इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करें और इन्वॉल्व करके हम आत्मनिर्भर बने। यही आत्मनिर्भरता का आत्मनिर्भर बनने की बात और बनाने की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से भी की जाती है और ये बहुत जरूरी है। लोगों के पास पैसा आना यहाँ पे बहुत जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आभास करते हैं और यही कारण है कि वो बार बार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही हैं और इसी को सुधारने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास भी हो रहे हैं। यही वजह है कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करने के साथ ही इसको जारी भी कर दिया जाता है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में 2 एजेंसियों ने ये अनुमान जताया है कि 2021 से 22 में भारत की जीडीपी रफ्तार पकड़ेगी, यानी कि अच्छी खासी होगी, लेकिन वो कितनी सटीक साबित होती है। एक सवाल यहाँ पर मेरा मुकेश मोहन गुप्ता जी आपसे है, क्योंकि अगर हम एजेंसीज की बात करें तो अभी तो फिच और S&P की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये अनुमान जताया है कि आने वाले वक्त में भारत की जीडीपी अच्छी होगी। लेकिन सर, इससे पहले की अगर हम बात करें कुछ ही दिनों पहले की, तो मूडीज ने ये कहा था कि मतलब एक रेटिंग घटा दी थी भारत की। तो ऐसे में ये एजेंसीज पर विश्वास करना ये कितना सही होता है, कितना सटीक होता है? देखो, मैं तो ये कहूंगा, जब वो रेटिंग घटा दी थी तो हम सब बड़े एकदम जोश में आ गए थे। हमें लगने लगा था कि ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं भी ये कहूंगा कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं कि कोई कह रहा है घट जाएगी, कोई कह रहा है बढ़ जाएगी, इसमें भी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि स्थिति क्या होने वाली है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में ये कोरोना भी और बढ़ने वाला है, ये खत्म होने वाला है। जो हमारी वैक्सीन है वो कब तक आएंगी, इंडस्ट्री के ऊपर असर कब तक पड़ेगा। जैसे वो बता रहे थे कि रोजगार जा रहे हैं, रोजगार कितने चले जाएंगे, रोजगार जाएंगे या फिर रोजगार और बढ़ जाएंगे अगर बाहर से कुछ कंपनी आती हैं, चाइना से कितनी कंपनी हमारे देश में आ सकती हैं। अभी ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनका जवाब हमारे में से किसी के पास भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये एनालिसिस है ये केवल अनुमान है। कोई कह रहा है अभी बढ़ेंगे, कोई कह रहा है घटेंगे। मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, हमसे जो हो सकता है इस कठिन दौर में अपने आप को सेफ रखते हुए हमें अपने आप को सेफ भी रखना है। ऐसा भी नहीं है कि इकोनॉमी के चक्कर में हम एकदम बिल्कुल कूद के बाहर आ जाए, अपनी फैक्ट्री चला दें, माल बेचने के लिए हो जाए, पिक्चर हॉल खोल दें और सब चीजें दुकानें खोल दें। तो हमें अपने आप को सेफ भी रखना है, इकोनॉमी की भी चिंता करनी है। तो ये जो अनुमान है ये ठीक है, लेकिन हम ये सोचें कि हम निगेटिव वाले से तो विश्वास पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दें। नहीं सर, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है सर। सवाल इस बात को लेकर है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। डॉक्टर रवि, सवाल इस बात को लेकर है कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर देना, उसे जारी कर देना, आरबीआई की तरफ से कई उपाय किए गए, 2 बार ब्याज दरों में कटौती की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से लोकल के लिए वोकल बनने की बात की जाती है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये काफी है या इसके अलग और भी कदम उठाने की जरूरत है? देखिए नेहा जी, आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर सरकार ने बहुत से स्टेप उठाए हैं और मैं इस मामले में तो सरकार की बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने निर्णय जरूर लिया है और अच्छे निर्णय लिए हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि उन निर्णय लिए गए हैं वो धरातल पर कितने लागू हुए हैं। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, बैंकों ने कितना इंटरेस्ट रेट कट को अभी कंज्यूमर तक पास किया है। जैसा कि अभी आपके सामने ये कि इस समय एफडी पर इंटरेस्ट रेट 5.5% है, लेकिन लोन लेने चाहिए तो आपको 9%, 9.5% पर लोन मिल रहा है। तो ये गैप जब तक सरकार अभी कम नहीं करेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा और वीक रहेगा। दूसरी बात है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर दिए हैं, देखिए सरकार ने एक अपनी नियति दिखाई है कि आप अपना उद्योग स्टार्ट करिए, हम आपके साथ खड़े हैं और आपको पैसे की जरूरत है वो हम देंगे। लेकिन अभी मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा अभी कम है और जब ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपको ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का लोन का ऑफर किया गया है ये लोग लेते हुए नजर आएंगे। उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जरूर यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने जो अभी जितने भी डिसीजन लिए हैं ये अगर धरातल पर लागू हो गए तो इससे इकोनॉमी को उबारने में काफी हद तक मदद जरूर मिल सकती है।
ठीक है अजय प्रकाश जी, अर्थव्यवस्था की बुनियाद को देखते हुए भारत रेटिंग का हकदार है, ये कहना है मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम का। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मेरा एक मानना है, जब रेटिंग इंटरनेशनल एजेंसी कर रही हैं, और आपने अक्सर देखा हो कि हमारी इंटरनेशनल एजेंसी की रेटिंग के बेसिस पर हमारे स्टॉक मार्केट में इफेक्ट होने लगता है। अगर उन रेटिंग से ही हो रहा है, हमें कोई बाहर वाला बता रहा है, तो क्या हम अंदर रह करके अपने आप को और अपनी नहीं समझ सकते कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है? तो मेरा ये कहना है, हम इतनी बड़ी इकॉनमी है, हम कहते हैं कि हम जो है विश्व गुरु भी बनेंगे, तो हम अपनी रेटिंग और अपने आप को खुद क्यों नहीं आंक पाते? रेटिंग की वजह से ऊपर या नीचे होना जो है, उसके अंदर मुझे थोड़ा सा संशय लगता है। और अलग अलग समय से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो चाहती हैं वो अपने हिसाब से रेटिंग करती हैं, और उसी के बाद वो अपने प्लान और इंटरनेशनल नेगोशिएशन उसी हिसाब से हमारे देश से करती हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया में एक ही तरह की महामारी है, पूरी दुनिया की जितने भी देश है उसमें सबके पास एक ही तरह की परेशानी है, और सबकी इकोनॉमी इस वक्त नीचे जा रही है। ऐसे में अगर कोई एजेंसी की रेटिंग हम उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दें, तो मुझे लगता है ये हमको नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हमें कैसे ग्रो करना है, अदरवाइज तो पूरी दुनिया की रेटिंग जो है वो पूरी दुनिया की रेटिंग कम हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे प्रदीप गुप्ता जी आपसे है, क्योंकि छोटे मझोले उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पे जो उद्योग बंद हो चुके हैं उससे कितनी बेरोजगारी बढ़ी है ये सभी के सामने है। तो ऐसे में उन लोगों को रोजगार देना ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और जो प्रवासी मजदूर अपने दूसरे राज्यों में पहुंच गए हैं उनको रोजगार देना, उनको रोजगार पर लगाना, उनका रोजी रोटी का साधन चलाना, ये कितनी बड़ी जरूरत की चीज़ है, और इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में कितनी मदद मिलेगी? लेकिन यदि आज हमारी सरकार जिस हिसाब से बातें सरकार की हम सुनते हैं, कोशिश कर रही है आत्मनिर्भरता के लिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में कमी नहीं है किसी चीज की। ना तो हमारे देश में टेक्निकल की कमी है, ना एग्रीकल्चर की कमी है, ना लैंड की कमी है, ना सरकार की सोच की कमी है। सिर्फ कमी है इम्प्लीमेंट की। इम्प्लीमेंट अगर धरातल पर हो जाता है, अगर हर राज्य सरकार अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, कृषि में भी थोड़ी मेहनत करे, वेयर हाउस की कमी है हमारे यहाँ पर, कृषि हमारी एग्रीकल्चर का भी एक तरीके से बिजनेस तरह इस्तेमाल कर सकती है। बहुत सारे कंट्री में इतनी उनकी भी एग्रीकल्चर चीजें बाहर जाती है। आज हमारे देश में निर्यात की प्रोत्साहन करना पड़ेगा हमारे देश को, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग को हर राज्य में हब बनाना पड़ेगा, ताकि लेबर वहीं के वहीं रह सके, वहीं के वहीं लेबर का काम मिल सके। देखिए, इतनी तादाद में लेबर गई है, इतनी तादाद में लेबर का वापस आना एकदम से संभव नहीं है। हमें उनको वहीं पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हमें सरकार को, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बहुत बढ़िया सोच मोदी जी की है, सोच बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट की कमी है, ठीक है। मुकेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोच की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सरकार फैसले भी अच्छे ले रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। क्या वाकई आपको लगता है कि फैसले तो ले लिए जाते लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कमी तो देखिए हमेशा हर जगह रहेगी। जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, रवि जी भी कह रहे हैं, प्रदीप जी भी कह रहे हैं, मैं ऐसे मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अभी देखिए, जो स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, जो 6 स्कीम अनाउंस की गई थी एमएसएमई सेक्टर के लिए, उनमें से अगर देखा जाए तो 2 स्कीम थी अभी बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई है। एक तो जो 3 लाख करोड़ का लोन है, वो मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी तरफ से तो अच्छी तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। जहां तक बात है जो एनबीएफसी है और प्राइवेट बैंक है, उनकी तरफ थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वो शायद उतनी तेज गति से इसको जो बोरोवर्स है, जो एमएसएमई है, उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो वहां इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। हमारी भी बात हुई है सरकार में, और वो शायद इस और ध्यान दे रहे हैं। दूसरी जो एक स्कीम है, वो डेफिनेशन की बात है, वो इम्प्लीमेंट हुई है। इसके अलावा जो अभी जो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे 20,000 करोड़ का स्ट्रेस फंड बनाने की बात की है, जो स्ट्रेस बोरोवर और एनपीए अकाउंट्स को दिया जाएगा, वो अभी उसकी फाइनल नहीं आई है। एक 10,000 करोड़ का जो फंड ऑफ फंड्स है, जिसके द्वारा 50,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, इक्विटी इन्फ्यूजन होगा, वो अभी वो स्कीम नहीं आ पाई है। तो अभी, और जो एक सबसे बड़ी जो स्कीम अनाउंस की है, 45 डेज के जितने भी एमएसएमईज हैं, उनका जितना भी बकाया पैसा है वो सब दे दिया जाएगा, जितनी भी सीपीएससीज हैं, पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये जो स्कीम है, जो डिलेड पेमेंट का जो सरकार से जो पेमेंट है इन एमएसएमईज का,
अगर ये स्कीम ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये बहुत बड़ा एक मदद होगी एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि लोन से भी ज्यादा जो मदद होगी वो उससे होगी जो पैसा खुद इन एमएसएमई का है, जो इन्होंने सर्विस दी है या कोई माल सप्लाई किया है, उसका जो पेमेंट है वो इनको मिल जाए। और मैं जरूर चाहूंगा, हम भी सरकार से बात कर रहे हैं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें अभी भी शिकायत है कि भाई हमारा जो पैसा है जो सरकार के पास सीपीएससी के पास अटका पड़ा है वो अभी पैसा वापस नहीं आ रहा है समय से। तो हम इम्प्लीमेंटेशन में मैं हमेशा कहूंगा कि हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, चाहे सरकार कितना भी कुछ कोशिश कर ले। लेकिन अगर कमी नहीं होगी तभी इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। आपने जैसे पूछा था कि भाई क्या जो सरकार कर रही है काफी है, मैं कहूंगा कि काफी तो चाहे वो जितना कर दे, अगर आज वो ये कर दे कि इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, तब भी हमारी इच्छा शायद और रहेगी दिल मांगे मोर की अब ये लोन को भी हमें माफ कर दे शायद बाद में। लेकिन मैं समझता हूँ एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी प्रदीप जी। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा इम्प्लीमेंट बहुत खराब है। खराब कैसे है? आपने देखिए, हमें सारा समय याद है नोटबंदी के अंदर कितनी बार डिसीजन चेंज हुआ। नोटबंदी को हमने स्वीकार किया, हम व्यापारी हैं, लेकिन नोटबंदी का डिसीजन सरकार का वास्तव में बहुत खराब रहा। जीएसटी करी सरकार ने, 33 काउंसिल मीटिंग हो चुकी, 33 काउंसिल, हमने कई बार बात करी सरकार के अंदर, अभी तक जीएसटी सही नहीं है, अभी तक सुधार की आवश्यकता है। व्यापारी परेशान है, व्यापारी को इच्छा रखा है कागज में लिखा पड़ी के अंदर, अकाउंट के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं आज कोरोना वायरस के हमारे व्यापारी मरा पड़ा है, व्यापारी को लाना है, मैन्युफैक्चरिंग को लाना है, आपकी स्कीमें बढ़िया होनी चाहिए। आपने बिल्डर के लिए आपने कई बार कहा कि हम वन विंडो सिस्टम लेके आएंगे, आज भी एक गुरु पॉलिसी बनाने के लिए एक साल तक अथॉरिटी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं हर चीज की अनुमति लेने के लिए, चाहे मिट्टी के लिए नहीं हो, चाहे फायर के लिए नहीं हो। आपका इम्प्लीमेंट बहुत हर चीज का खराब रहा है, तो इम्प्लीमेंट में आपको बहुत सुधार करना पड़ेगा। आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी, आप नहीं बना पाए। आपने 100 एयरपोर्ट की बात करी, आप नहीं बना पाए एक भी एयरपोर्ट। मतलब आप कह रहे हैं हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आपकी बातें बहुत अच्छी रही हैं, बहुत अच्छा लगता है हर बात में, आप रेटिंग कि हम सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन धरातल में जब तक काम नहीं करोगे आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, आपको चाइना से सीखना पड़ेगा। चाइना के अंदर आज इंडस्ट्री लगातार आदमी की सुविधा दी जाती है, उसको हर जगह बंद सिस्टम होता है, उसको लैंड दी जाती है, उसको पैसा दिया, मतलब सब बहुत कम रेट का पैसा मिलता है वो कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री में तो आप हर चीज में प्रॉफिट लेना चाहते हो, आपके बैंक बहुत बड़ा पैसा प्रॉफिट के रूप में लेना चाह रहे हैं, 30-40%। आप कैसे निकालोगे इंडस्ट्री को, कैसे आप उद्योगपति को निकाल पाओगे? एमएसएमई के अंदर आपने आर्थिक पैकेज दिया, आपने 20 लाख करोड़ की बात करी, किसी को कोई पैसा नहीं मिल पा रहा। आप देखिए 1.5-2 लाख करोड़ आप बांट रहे हो, 18 लाख करोड़ लोन पे दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। देखिए पॉलिटिकल बातें नहीं चल पाएंगी, पॉलिटिकल से देश नहीं चलता है। आपकी रेटिंग, आपने रेटिंग बढ़िया बता दी, आप खुश हो गए। अरे आपको काम करना पड़ेगा, आपको धरातल पे आज आपको आवश्यकता है। आज पॉलिटिकल बातों से हमारा देश नहीं चल सकता। हमें देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, हमें लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स छूट लेनी पड़ेगी, आपको जीएसटी में ब्याज करनी पड़ेगी, आपको पैसा 5-6 महीने के लिए समझना चाहिए। यहाँ सर सरकार भी फंसी हुई है, सरकार भी फंसी हुई है, हालात अभी खराब है, देश में कोरोना महामारी लगातार अपने पांव पसारती जा रही है, न सिर्फ देश में बल्कि विश्व से परेशान है। नहीं इस बात एक कहना चाहूंगा कि सर कोई भी ऐसा अगर आपकी जानकारी में बिजनेस हो जहां पर ये 20% का फायदा नहीं मिल पा रहा हो, मैं कहता हूँ पर्सनली मुझे बताइए, मैं आई विल एंश्योर, जबकि मैं तो सरकार में कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये पैसा जरूर मिलेगा, ये पूरी मेरी गारंटी है, ये किसी को नहीं मिलेगा देखा जा रहा है सर। ठीक है डॉक्टर रवि, सवाल ये भी है कि क्योंकि ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि अक्टूबर से मार्च में रिकवरी रेट अगर हो जाती है तो विकास दर ज्यादा नहीं गिरेगी, मतलब विकास दर बेहतर होती जाएगी। तो ये कितना अनुमान हम जता सकते हैं? क्योंकि अगर एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो एजेंसीज अपना अनुमान जता रही है, उसका एक अपना आधार है, लेकिन क्या ऐसा माना जा सकता है कि अक्टूबर से मार्च में कुछ बेहतरी देखने के लिए मिल सकती है अर्थव्यवस्था में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेहा जी इस चीज को समझिए, आप जो रेटिंग एजेंसी का यहाँ पर बात चल रही है, मैं पहले उसमें थोड़ा मुद्दा ऐड करना चाहूंगा। इस समय रेटिंग एजेंसीज देखिए एक इंडिकेटर देती हैं कि आगे इकोनॉमी में अगर सपोज 6% की ग्रोथ अगर इंडिया की उन्होंने एक्सपेक्टेशन करी है, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में वर्ल्ड वाइड ये ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो भारत की सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ होगी। हम एक तरीके से ये इंडिकेटर निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ है जो आप
अक्टूबर की बात करें तो देखिए इस समय कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन जो स्टार्ट हो रहे हैं, जो फिर एक वापस से रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट तो जरूर कंपनियों की गिरी है और मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी यहाँ पर जो है उसकी कॉस्ट भी कम हुई है। तो आगे आने वाला इकोनॉमी का पहिया जरूर चलता हुआ नजर आएगा। और इसको सिंपल एग्जांपल से, जैसे इस समय अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को सिंपल अगर एक कंपैरिजन में रखिए तो छोटी गाड़ियों की सेल यहाँ पर अब आपको फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी उतनी सुविधा यानी उतनी ऑटो टैक्सी नहीं चल रही और एक आम आदमी जो गवर्नमेंट जॉब में रहे या जिसकी नौकरी पक्की है वो आज 2.5 से 5 लाख के बीच की गाड़ियां खरीदने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको आगे पता है कि कोरोना की वजह से अब वो एक जो ट्रेवल यूज कर रहे थे, पब्लिक ट्रेवल यूज कर रहे थे, उसमें अब थोड़ी बाधा आ सकती है। तो ये एक इकोनॉमी का पहिया का पहला स्टेप है जो कि आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से आपको और छोटे जो ऑटो कंपनीज है उनके स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिल रही है या फिर उनमें वापस से बॉटम आउट होना शुरू हुआ। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री में भी इसका सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या फिर आगे आने वाले समय में आपको ये ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब आगे के जो नंबर हैं वो ज्यादा अच्छे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक लेवल पर है या जो छोटे लेवल पर एक कारोबारी हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी इकोनॉमी में जरूर स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ऑटो सेक्टर की आपने बात की, इससे पहले का मुझे बयान याद आ रहा है निर्मला सीतारमण का। वो कहती हैं कि ओला और उबर की वजह से ऑटो सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ओला और उबर का लोग इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। खैर, अब तो किसी तरह का तर्क भी नहीं चलेगा क्योंकि कोरोना महामारी है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में अजय प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि हर सेक्टर में यहाँ पर आपको उछाल देखनी होगी, लेकिन कृषि की अगर हम बात करें, किसानों से जुड़ी हुई बात करें, तो यहाँ पर सुधार के लिए हालांकि सरकार कदम उठा रही है, और कहाँ पर खामियां आप कमियां देखते हैं और वहां पर किस तरह से सुधार की गुंजाइश आप देख पा रहे हैं? आप कृषि की बात कर रही हैं ना? जी देखिए, कृषि के अंदर इस वक्त असल में सबसे ज्यादा जरूरी सेक्टर और जिससे सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त हमें होना चाहिए वो कृषि पे होना चाहिए। और कृषि का जो फोकस है वो इस तरह का नहीं है कि हम पूरे का पूरा फोकस कृषि पे दे दें। जी जी। कृषि का जो हमारा उत्पादन है, उत्पाद तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे किसान भाई जानते हैं किस तरीके से वो उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और प्रकार की कहीं के ऊपर आपदा आती है, जैसे हमारे यहाँ तूफान आ गए, टिड्डियां आ गई और आकर के हमारे यहाँ खा गई, इस तरीके की भी हम कई चीजें देख रहे हैं, तब हमारे लिए कुछ ज्यादा ही परेशानी हो जाएगी। तो सरकार को कृषि के ऊपर एक बहुत अहम ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर कृषि का उत्पाद इनमें से किसी आपदाओं की वजह से कम हो गया और कृषि के दाम भी अगर ऊपर बढ़ गए, तब तो फिर भारत में एक इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है उसका वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि सब चीज के दाम ऊपर हो जाएंगे और फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। जो छोटे छोटे हम उत्पादों की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी काफी डिस्कशन भी चल रहा था कि हम छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए और उत्पादकों के लिए हम क्या करें। अगर हम उन उत्पादकों को कृषि की तरफ थोड़ा सा जो है ब्रेंड करें तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि आप देखिए काफी बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोडक्शन इस चीज का भी होने लगा है, प्रोसेस्ड फूड का, और जो प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन है वो भी भारत में अब पहले से ज्यादा हो गया है। तो अगर हम इस तरीके की एक नीति निकालें जिससे कि हम अपने उद्यमियों को प्रोसेस्ड फूड की तरफ लगा सके, तो हमारा काम चल सकता है। हम अभी भी पूरे के पूरे देश में रेस्टोरेंट और होटल हमने खोल जरूर दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से रेस्टोरेंट और होटल के ऊपर हमारा विश्वास है वो हम देख ही सकते हैं कि लोगों का अभी पूरी तरह से विश्वास इससे न हुआ है और ना ही जल्दी हो पाएगा, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि विश्वास लोगों का जल्दी नहीं हो पा रहा है। हम बहुत कम ही होटल्स को खोल पा रहे हैं और बहुत कम ही रेस्टोरेंट को चला पा रहे हैं, और उससे 1% कम। तो लोगों को, उद्यमियों को अगर हम प्रोसेस फूड की तरफ लगाएं और उस तरफ एक हमारी नीति चले, तो जिस तरीके के लोन्स हैं 20 लाख करोड़ का जो हमारा पैकेज है, उसमें जो 15 लाख करोड़ के लोन की बात है, वो लोन्स हम इन उद्यमियों की तरफ एक मेजर चंक हम उस तरफ भी लगा सकते हैं। एक बार पैसा आने लगेगा लोगों के पास, तो बाकी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में भी वो सामान खरीदेंगे, हम उन सेक्टर्स को भी रिवाइटलाइज कर सकते हैं। और भारत की करीब 30 से 40% जो जनता है वो अभी भी किसी न किसी प्रकार से कृषि से जुड़ी हुई है। तो ये एक अहम सेक्टर है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए इस वक्त। और लोग जो है कृषि उत्पाद और कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग अपने ही यहाँ गांव में बैठे हुए, अपने ही मार्केट में बैठे हुए किस प्रकार कर सकते हैं, इस पे ध्यान दें। सिर्फ वो जो हमारे यहाँ के 25 बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर ही इसके हमको जाने की जरूरत नहीं है। हम
लोकल और रीजनल सेंटर्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, लोकल को वोकल बनाने पर भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जिस बात का जिक्र बार बार सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने जिस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उसे जारी भी कर दिया गया। हालांकि आर्थिक स्थिति इतनी जल्दी संभल जाएगी ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज, ये अनुमान जता रही है कि 2021 से 22 में हालात बेहतर हो सकते हैं। वाकई देखने वाली बात होगी कि किस तरह से हालात सुधरते हैं। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।